नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम 11वीं क्लास के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है संप्राप्ति या आय की अवधारणा उसको पढ़ेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ हैं वो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पहुँचे। तो जैसे चैप्टर का नाम ही है संप्राप्ति, तो संप्राप्ति होता क्या है? संप्राप्ति का दूसरा जो नाम है वो है आय। आय को ही संप्राप्ति कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर इसकी अवधारणा क्या है वो देखते हैं। किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे संप्राप्ति कहते हैं। जब कोई फर्म किसी वस्तु की बिक्री करता है तो उससे जो उसको रकम प्राप्त होती है वही क्या होती है? संप्राप्ति होती है। संप्राप्ति जो होती है या इनकम जो होती है वो लाभ से अलग होती है। जो इनकम यानी जो संप्राप्ति हमें प्राप्त होती है वो हमें तब प्राप्त होती है जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब फिर उसको बेचते हैं तब जाके जो हमें रकम प्राप्त होती है वो संप्राप्ति है। लेकिन लाभ जो होता है जब हम वस्तु को बनाते हैं, जितना हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमें उससे ज़्यादा रकम वापस मिलते हैं तो वो लाभ होता है। तो संप्राप्ति और लाभ अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब हमें संप्राप्ति निकालना होगा तो जो संप्राप्ति तब निकलेगा जब उसमें लाभ भी होगा और लागतें ये दोनों जुड़ी रहेंगी, तब हमें संप्राप्ति प्राप्त होगा। लेकिन जो लाभ होता है वो संप्राप्ति में से जब इनकम में से जब हम लागतें घटा देते हैं या वस्तु पे जो हमने इन्वेस्ट किया था उसको जब हम घटा देते हैं तब जो रकम हमें प्राप्त होती है वो लाभ होती है। संप्राप्ति तो जान ली, लेकिन कुल संप्राप्ति क्या होता है? इसके शब्द में इसका मतलब है कुल संप्राप्ति यानी टोटल इनकम, यानी किसी फर्म द्वारा उसके कुल उत्पाद की बिक्री करने से प्राप्त कुल रकम कुल संप्राप्ति होती है। और कुल संप्राप्ति का जो फार्मूला होता है वो कुल संप्राप्ति हम तब निकालते हैं जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब कुल संप्राप्ति निकलती है। या एक और तरीका है कुल संप्राप्ति को निकालने का, AR इंटू क्यू यानी औसत संप्राप्ति गुणे में क्वांटिटी। इससे भी हम कुल संप्राप्ति निकाल सकते हैं। तो जब कुल संप्राप्ति के बारे में जाना है तो सीमांत संप्राप्ति के भी बारे में जान लेना चाहिए। सीमांत संप्राप्ति होता क्या है? किसी वस्तु की एक अधिक इकाई बिक्री करने पर कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन। जब किसी वस्तु की एक अधिक इकाई को बेचा जाता है तो उससे जो कुल संप्राप्ति में चेंज आता है, जो बदलाव आता है, वो सीमांत संप्राप्ति होता है। सीमांत संप्राप्ति के निकालने के कुछ सूत्र भी हैं। सीमांत संप्राप्ति को आप TRN-1 से भी निकाल सकते हैं और कुल संप्राप्ति में अंतर बटा कुल इकाई में अंतर जो होगा उससे भी हम सीमांत संप्राप्ति निकाल सकते हैं। औसत संप्राप्ति क्या होता है? औसत संप्राप्ति उत्पाद की प्रति इकाई संप्राप्ति होती है, यानी जो उत्पादन होता है जिस वस्तु का, उसकी प्रति इकाई इनकम, प्रति इकाई संप्राप्ति ही औसत संप्राप्ति होती है। यानी इसका जो सूत्र भी है वो यही बताता है कि कुल संप्राप्ति की प्रति इकाई यानी TR/Q। औसत संप्राप्ति यानी AR जो होता है वो कीमत के बराबर होता है, वो प्राइस के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है वो कारण जान लेना आवश्यक है, क्योंकि इसी कारण को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। औसत संप्राप्ति और कीमत बराबर होते हैं, ये समान होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो AR का जो सूत्र होता है वो TR/Q होता है और TR जो होता है वो P/Q के बराबर होता है। तो बस हम AR के सूत्र में TR की जगह जब P/Q रख देंगे, P/Q यहाँ पे रखा तो इससे क्या हुआ, जो Q से Q कट गया, क्वांटिटी से क्वांटिटी कट गई, तो बचा क्या? P, यानी AR बराबर P, यानी औसत संप्राप्ति बराबर कीमत। इस चैप्टर में हम पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता वाले बाजार में कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के संबंधों को देखेंगे। ये जो तीनों बाजार हैं उसमें हम इन तीनों के संबंधों को देखेंगे, वो भी किस सिचुएशन पे?
इन दोनों सिचुएशन पे। पहली सिचुएशन क्या, जब कीमत स्थिर रहेगी यानी जब औसत संप्राप्ति स्थिर रहेगा, और दूसरी सिचुएशन जब कीमत स्थिर नहीं होगी यानी औसत संप्राप्ति जो होगा वो स्थिर नहीं होगा। तब हम इन तीनों के संबंध को देखेंगे इन तीनों के बाजार में। सबसे पहले हम कीमत स्थिर वाले सिचुएशन को देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है, जो फर्म होती है वो कीमत स्वीकारक होती है। जो फर्म होती है पूर्ण प्रतियोगिता में वो कीमत स्वीकारक होती है, यानी ये बाजार में दी हुई कीमत लेती है, और यहाँ पे जो कीमत होता है वो अक्सर स्थिर होता है। तो इसी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर हम कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के संबंधों को देखेंगे। ये जो तालिका है वो उत्पाद की बढ़ती हुई इकाइयों पर औसत संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति का है, और ये उस सिचुएशन पे है जब कीमत यानी AR औसत संप्राप्ति स्थिर रहती है। जो यहाँ पर दिया गया औसत संप्राप्ति जो है वो स्थिर है, 10 का 10 ही है हर एक स्थिति में, हर एक उत्पादन की इकाई में। तो यहीं पे हम औसत संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के संबंधों को देखेंगे। तो पहला संबंध देखिए, जो सीमांत संप्राप्ति है वो कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन है, जो कि हाँ बिल्कुल, तो कुल संप्राप्ति में जो चेंज हो रहा है 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, तो जो चेंज हो रहा है वही सीमांत संप्राप्ति है। पहला संबंध तो ये है। दूसरा संबंध ये कि जब जो AR होता है जब वो स्थिर रहता है तो वो MR के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। जब AR 10 है तो MR भी अपने हर स्थिति पे 10 है। देख रहे हैं, जब AR 10 है हर एक स्थिति पे तो MR भी 10 है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। और तीसरा संबंध ये कि जब MR स्थिर रहता है यानी सीमांत संप्राप्ति स्थिर रहता है तो कुल संप्राप्ति में जो वृद्धि होती है वो भी स्थिर रहती है। कुल संप्राप्ति में भी जो वृद्धि हो रही है वो स्थिर हो रही है। 10 से 20 हुआ, किसकी वृद्धि हुई? 10 की। 20 से 30 हुआ, कितनी वृद्धि हुई? 10 की। तो 10 की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि जो हो रही है वो स्थिर है। यही तीन संबंध है। TR, MR, AR यानी कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के संबंधों को वक्र द्वारा भी समझाया गया। तो पहला संबंध तो यही है कि जब जो सीमांत संप्राप्ति होता है वो कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन होता है, और दूसरा संबंध ये कि जब कीमत स्थिर रहती है, जब AR स्थिर रहता है तो वो MR के बराबर होता है। तो दोनों का जो वक्र है वो समान होता है, जो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तीसरा संबंध ये कि जब कीमत स्थिर होती है यानी AR स्थिर होता है तो वो MR के बराबर होता है, और दोनों का जो वक्र होता है वो एक समान होता है। वहीं जब सीमांत संप्राप्ति यानी MR जब वो स्थिर रहता है तो जो कुल संप्राप्ति यानी TR में जब वृद्धि होती है तो वो कॉन्स्टेंटली होती है, यानी स्थिर वृद्धि होती है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ये उन्हीं के संबंध लिखे भी हुए हैं कि जो सीमांत उत्पाद होता है वो एक अधिक इकाई की बिक्री करने से जो कुल संप्राप्ति में होने वाली वृद्धि होती है वो सीमांत संप्राप्ति होती है। दूसरा संबंध ये कि जब कीमत यानी AR स्थिर रहता है तो MR भी स्थिर रहता है, यानी AR बराबर MR। तीसरा संबंध ये कि जब स्थिर MR यानी स्थिर MR का जो मतलब है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर कुल संप्राप्ति में जो वृद्धि होगी वो कौन सी वृद्धि होगी? स्थिर वृद्धि होगी, कॉन्स्टेंटली वृद्धि होगी कुल संप्राप्ति में। अब हम दूसरी सिचुएशन देखेंगे जब औसत संप्राप्ति यानी कीमत स्थिर नहीं होती है। तो ऐसा अक्सर एकाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति में होता है। इसमें क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कीमत यानी AR कम होती जाती है। जब उत्पादन में वृद्धि होगी एकाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता में तो जो कीमत होगा वो धीरे धीरे कम होगा, उत्पादन के साथ साथ कम होगा। तो इसी स्थिति में हम कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के संबंधों को देखेंगे। ये जो तालिका है वो औसत संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति का है। इसमें इन्हीं तीनों के संबंधों को बताया गया है। तो पहला संबंध देखते हैं कि जब उत्पादन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो औसत संप्राप्ति यानी कीमत धीरे धीरे कम होती है। 10 से 9.5 हो गया, 9.5 से 9 हो गया,
तो औसत संप्राप्ति धीरे धीरे कम होती है, जिससे सीमांत संप्राप्ति भी है वो भी कम होता है। यानी जब ए आर कम होगा तो एम आर भी कम होगा। पहला संबंध ये। दूसरा संबंध ये कि जो औसत संप्राप्ति होती है वो उससे अधिक तेजी से सीमांत संप्राप्ति कम होती है। देखिए, जैसे औसत संप्राप्ति 10 से 9.5 हुआ, यानी 0.5 की कमी आई कीमत में। लेकिन सीमांत संप्राप्ति में क्या हुआ, ये 10 से 9 हो गया, यानी पूरे 1 की कमी आई। तो जो औसत सीमांत संप्राप्ति होता है वो औसत संप्राप्ति से अधिक तेजी से कम होता है। तीसरा संबंध यह है कि जो कुल संप्राप्ति होता है उसमें जो वृद्धि होती है वो घटती दर पर होती है। यानी कुल संप्राप्ति में जो वृद्धि होती है वो घटती दर पर होती है, क्योंकि जो सीमांत संप्राप्ति है वो घट रहा होता है। यही संबंध यहाँ पर लिखे भी हुए हैं कि जब ए आर कम होता है तो एम आर भी कम होता जाता है। ये हमने तालिका में भी देखा था। दूसरा ये कि जब एम आर होता है वो ए आर की तुलना में अधिक तेजी से कम होता है। हमने देखा था कि जो ए आर है उसमें 0.5 की कमी हो रही थी और जो एम आर है उसमें पूरे 1 की कमी हो रही थी। यानी ए आर जो होता है वो एम आर से बड़ा होता है। तीसरा ये कि जब एम आर कम होता है या धीरे धीरे गिरता है या कम होता है तो जो टी आर है उसमें घटती दर पर वृद्धि होती है। वृद्धि तो होती है लेकिन जो वृद्धि होती है वो घटती दर पर होती है। क्या एम आर यानी सीमांत संप्राप्ति शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। एम आर जो है यानी सीमांत संप्राप्ति जो है वो शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। उसको हम तालिका द्वारा जानेंगे और उसमें हम कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के संबंधों को भी देखेंगे। तो इस तालिका में हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया कि क्या एम आर यानी सीमांत संप्राप्ति शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। तो हाँ, ये हो सकता है। यहाँ पे देखिए जो सीमांत संप्राप्ति है वो -10 है, यानी हाँ, ये सीमांत संप्राप्ति जो है वो शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। अब हम इसी तालिका में कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के कुछ संबंधों को भी देख लेते हैं। पहला संबंध देखिए कि जब सीमांत संप्राप्ति शून्य हो जाता है तो जो कुल संप्राप्ति है वो बढ़ना बंद कर देता है। जो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि जो कुल संप्राप्ति है वो 160 है, तो यहाँ पर भी वो 160 है। दूसरा संबंध ये कि जब सीमांत संप्राप्ति शून्य होता है तो जो कुल संप्राप्ति होता है वो अपने सबसे टॉप पर होता है, यानी अपने सबसे अधिकतम पर होता है। जो यहाँ पर दिखाया गया है कि जब सीमांत संप्राप्ति 0 है तो कुल संप्राप्ति 160 है, जो इसका सबसे उच्चतम इकाई है। तीसरा संबंध ये कि जब सीमांत संप्राप्ति कम हो रहा होता है या शून्य से ऋणात्मक हो जाता है तो कुल संप्राप्ति क्या होता है, गिरने लगता है या घटने लगता है। देखिए कैसे, 160 है तो 150 हो गया वो अगली इकाई पे जब सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक हुई। तो जब सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक होगी तो कुल संप्राप्ति घटने लगेगा। चौथा संबंध ये कि जब सीमांत संप्राप्ति कम हो रहा होता है तो कुल संप्राप्ति में वृद्धि तो होती है लेकिन घटती दर पर वृद्धि होती है। जो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि जो सीमांत संप्राप्ति था पहले 100 था, फिर क्या हुआ, वो 60 हो गया। तो वृद्धि क्या हुई, घटती हुई वृद्धि हुई। पहले 100 की वृद्धि हो रही थी, फिर 60 की वृद्धि हुई, यानी वृद्धि तो हो रही है लेकिन वो घटती दर पर हो रही है। हम लिखित में भी देख लेते हैं कि जब कीमत कम हो रही हो तो सीमांत संप्राप्ति शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। दूसरा ये कि जब सीमांत संप्राप्ति यानी एम आर शून्य होता है तो टी आर बढ़ना बंद कर देता है, यानी कुल संप्राप्ति बढ़ना बंद कर देता है। जब एम आर यानी सीमांत संप्राप्ति शून्य होता है तो जो कुल संप्राप्ति होती है वो अपने सबसे अधिकतम पर होती है, जो हमने तालिका में भी देखा था। तीसरा ये कि जब एम आर यानी सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक हो जाता है तो टी आर यानी कुल संप्राप्ति कम होना शुरू कर देता है, जो हमने तालिका में देखा था। चौथा ये कि जब एम आर कम हो रहा होता है यानी सीमांत संप्राप्ति कम हो रहा होता है तो टी आर में पहले से कम वृद्धि होती है, यानी कुल संप्राप्ति में पहले से कम वृद्धि होती है जब एम आर कम हो रहा होता है, यानी टी आर घटती दर पर बढ़ता है। जो हमने तालिका में भी देखा था कि पहले वो 100 की दर पर बढ़ रहा था, फिर क्या हो रहा था, 60 की दर पर बढ़ने लगा। तो इससे क्या हुआ, वो घटती दर पर बढ़ रहा है।
कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के संबंधों को हम वक्र द्वारा भी देख लेते हैं। इस वक्र में देखिए, जब MR कम हो रहा होता है तो जो TR है वो घटती दर पर बढ़ता है। बिल्कुल, जब MR कम हो रहा है तो TR क्या हो रहा है, घटती दर पर बढ़ रहा है। दूसरा संबंध ये था कि जब MR शून्य होता है, जब MR शून्य होता है तो जो TR होता है वो अपने सबसे टॉप पर होता है। बिल्कुल, जब MR शून्य हो रहा है तो TR क्या है, अपने सबसे अधिकतम पर है। तीसरा संबंध ये था कि जब MR ऋणात्मक हो जाता है, जब वो ऋणात्मक हो जाता है तब TR घटना शुरू कर देता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में फर्म का जो संप्राप्ति वक्र होता है उसके बारे में जानेंगे, और फर्म का जो मांग वक्र होता है या उसकी मांग लोच जो होती है उसके बारे में भी जानेंगे।